हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत, और आधुनिक भारत में 9 क्लास कंप्लीट हो गई और ये है 10वीं क्लास। जो क्लास है ब्रिटिश राज के खिलाफ विभिन्न विद्रोह, और इन विभिन्न विद्रोह में हम पहले पढ़ेंगे, एक वीडियो में पढ़ेंगे हमारा 1857 का विद्रोह, और दूसरे वीडियो में हम पढ़ेंगे जो अन्य विद्रोह हुए थे, नागरिक विद्रोह हो गए या जनजातीय विद्रोह हो गए या किसान विद्रोह हुए, उनसे संबंधित हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के बाद दूसरा जो वीडियो पड़ेगा, इसी से रिलेटेड हम 20 क्वेश्चन बन जाएंगे, जो संभावना होगी कि हाँ वो आगे किसी या न किसी एग्जाम में ये पूछे जाएंगे, और इसी पैटर्न पर आधारित वो क्वेश्चन बनाए गए। तो बात करते हैं 1857 के विद्रोह की। भाई कारण तो यही माना जाता है कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह था, क्योंकि पुलिस के द्वारा ही शुरू हुआ था। लेकिन उसमें एक ही कारण नहीं था, सिर्फ 1857 के विद्रोह का। तो बात करते हैं इसके परिचय की। तो 10 मई 1857 को विद्रोह की नियमित शुरुआत मानी जाती है। हालांकि इससे पहले मार्च अप्रैल में ही मंगल पांडे ने जब विरोध किया था तो उसको फांसी की सजा दे दी गई थी, तो शुरुआत तो उसी टाइम से मानी जाती है। और ये अगस्त तक पूरे उत्तर भारत में फैल गया। विद्रोह की बात करें तो इसने भारत से लेकर ब्रिटेन तक पूरी तरह हलचल मचा दी, और एक साल के भीतर ही विद्रोह को दबा दिया गया। लेकिन इसका प्रभाव दीर्घकालिक रहा। इसी ने आगे चल करके राजनीतिक भावना पैदा की। तो चलो देखते हैं। इसका पहले देखते हैं 1857 का विद्रोह और इसके कारण क्या क्या थे। तो बात करें पहला प्रशासनिक कारणों की। तो प्रशासनिक कारणों की हम बात करें तो पहला, भाई कंपनी प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। और यहाँ पे बात करें तो विशेषकर जो पुलिस अधिकारी थे, ये अधीनस्थ न्यायालय थे, सब में करप्शन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था विद्रोह को लेकर के, जिसका दबाव आम जनता पर पड़ता था। विद्वानों का तर्क है क्या कि वर्तमान में प्रशासन में जो अभी भ्रष्टाचार है, वो कहीं ना कहीं उसी की उपज है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे। ठीक है, तो हर जगह भ्रष्टाचार। बात करें राजनीतिक कारणों की, राजनीतिक कारण में बात किया जाए तो वेले जले की सहायक संधि होगी। भारत जिसने भारत भाई क्या भारतीय राज्यों की स्वतंत्रता ही, भारतीय जो देशी रियासतें थी, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता ही खो दी। बात करें डलहौजी का, क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जबरदस्त का सिद्धांत। राजा को जो गोद लेने का था अधिकार था उसको छीन लिया। वही बात करें सतारा, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, ये ऐसे राज्य थे जिनके वारिस नहीं था, और इन्होंने दत्तक पुत्र का जो अधिग्रहण करने की कोशिश की, तो डलहौजी ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया और उन राज्यों को इसी बिहाफ पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो ये हो गए राजनीतिक कारण। और इसी से वो कहीं ना कहीं जो देसी रियासत के जो सरदार थे, ये शासक थे, वो कांग्रेस अंग्रेजों पर दबाव बना रहे थे कि हाँ कहीं ना कहीं इस विद्रोह में हमें अपनी रियासत वापस मिल जाए। बात करें आर्थिक कारणों की, तो आर्थिक कारणों में बात करें तो भारत के जो उद्योग धंधे थे, उद्योग धंधे पूरी तरह इन्होंने नष्ट कर दिए। बात करें श्रमिकों, श्रमिकों से बलपूर्वक इन्होंने कार्य कराया, कम वेतन दिया। इसमें ये भी उत्साहित थे विद्रोह को लेकर के। बात करें तो जब अकाल का टाइम आता था, अकाल या बाढ़ आती थी, तो कोई भी प्रावधान नहीं था इनसे बचाने का अंग्रेजों के पास, और ना ही उन्होंने कोई प्रयास किया। आगे बात करें तो आ गई रेलवे। तो रेलवे से क्या हुआ कि इसने ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो छोटे छोटे उद्यम थे उनको नष्ट कर दिया। बात आगे करें तो लगान वसूली इन्होंने अधिक बढ़ा दी थी, जिससे किसानों को भी अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ा, और वो एक खेती से और मजदूर बन गए। आगे बात करते हैं सामाजिक कारणों की। तो सामाजिक कारणों की, भाई भारतीय समाज में इनकी अपनी प्रथाएं होती थी, और अपनी प्रथाओं में ही पहली बात करें तो अंग्रेज क्या करते थे, काले गोरे का भेद, भारतीयों को गुलाम समझते थे, गुलाम की तरह समझते थे।
इससे भारतीयों में एक हीन भावना जो थी उसने जन्म लिया और यही उसके इनके लिए क्रांति के लिए प्रेरणा बनी। आगे बात करें तो इन्होंने योग्यता की जगह पदों में धर्म को आधार बनाया। इसका मतलब था कि जैसे ही कोई हिंदू और ये सरकार की नौकरी कर रहा है और यदि वो इस अपना ईसाई धर्म अपना लेता है तो उसको पदोन्नति मिल जाती थी इस तरीके से। और बात करें तो ये भारतीय अपने धर्म का पालन करने पर इनको अपमानित किया जाता था, हिंदू मुस्लिम। इसी को लेकर के हिंदू मुस्लिम दोनों ने ही विद्रोह का सहारा लिया। बात करें बाहरी घटनाओं की, भाई बाहरी घटनाओं की बात करें तो अफगान युद्ध हुआ या पंजाब युद्ध हुआ, इस इनमें अंग्रेजों को इनसे पटकनी खानी पड़ी। आगे बात करें विश्व स्तर पर तो एक क्रीमिया का युद्ध है, क्रीमिया के युद्ध में भी अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा। इससे भारतीयों में एक भावना पैदा हुई कि अंग्रेज विजित नहीं है, इनको भी पराजित किया जा सकता है, और इसी धारणा को उभारने का अवसर मिला भारतीयों में। इनमें नवीन आशा प्रेरणा जगी विद्रोह को लेकर। अफवाह की बात करें तो जो कम भाई एक अफवाह ये थी कि कंपनी का शासन 100 सालों के लिए है। इसका मतलब था कि 1800 जो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था उससे इन्होंने ये मान के चल रहे थे कि 100 साल बाद 1857 में ये वापस चले जाएंगे, लेकिन ये वापस नहीं गई। और ये अफवाह जो फैली तो इसके लिए उस समय पे जो चपाती है या कमल के फूल भारत के अनेक भागों में वितरित किए जाने लगे, हाँ कि अंग्रेज वापस जा रहे हैं और हमें हमारी रियासतें मिल जाएंगी, लोग स्वतंत्र हो जाएंगे, ये भी आने वाले विद्रोह के कहीं ना कहीं लक्षण थे। तो ये हो गया आपके विद्रोह के कारण। अब बात करते हैं विद्रोह के प्रमुख केंद्र। एक यहाँ पे बात ध्यान देने वाली जरूरी है कि भारत के उत्तरी हिस्से में ये ज़्यादा था और दक्षिणी हिस्सा कहीं ना कहीं इससे अप्रभावित रहा। तो विद्रोह के प्रमुख केंद्रों की बात करें और मैं वहाँ पे नेतृत्व यहाँ से सही मिलान में क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 ऑप्शन दे दिया और बोल रहा है कि हाँ कौन सा है किसके साथ। ठीक है, तो हम बात करते हैं मेरठ में मुख्यतः भारतीय सिपाही जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन मुख्य भूमिका कदम सिंह ने निभाई, जो मेरठ से लेकर और दिल्ली तक दिल्ली पर कब्जा करने तक कदम सिंह ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मेरठ में भारतीय सिपाही और कदम सिंह। दिल्ली की बात करें बहादुर शाहजफर और बख्त खां। लखनऊ में ये महिला थी मुस्लिम शासिका बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर, इनके पुत्र थे। कानपुर की बात करें तो नाना साहब हो गए, तात्या टोपे और अजीमुल्ला खान ने नेतृत्व प्रदान किया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। ग्वालियर में कानपुर से हटकर ग्वालियर में जा करके फिर तात्या टोपे ने ही ग्वालियर में नेतृत्व प्रदान किया। इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली खान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार की बात करें बिहार में जगदीशपुर, तो बिहार में 2 भाई थे कुंवर सिंह और अमर सिंह, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नेतृत्व किया। बरेली की बात करें वहाँ रुहेलखंड के एक शासक थे, कौन थे, खान बहादुर खान, इन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। फैजाबाद की बात करें यूपी में ही पड़ता है, मोहम्मद अहमदुल्ला ने नेतृत्व प्रदान किया। यूपी के गोरखपुर में गजाधर सिंह, यूपी के स्पेशल पेपरों के लिए फैजाबाद हो गया, बरेली, यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है। लखनऊ हो गया, ये कानपुर। तो महत्वपूर्ण जो केंद्र हैं वो यूपी में ही पड़ते हैं। मथुरा में देवी सिंह हो गए। हरियाणा की बात करें तो राम तुलाराम हो गए। सतारा की बात करें भाई देसी रियासत थी और इनसे वैसे ही दत्तक जो पुत्र अधिग्रहण करने का था उसको लेकर के वैसे ही इनके अंदर कहीं ना कहीं बदला लेने की भावना जागृत हो रही थी अंग्रेजों से। तो रंगो बापूजी गुप्ते। बात करें हैदराबाद की तो इसमें यहाँ पर सेना सोनाजी पंत थे। संबलपुर की बात करें तो संबलपुर में सुरेंद्र साई और कर्नाटक में मोहम्मद सैयद अलाउद्दीन और छोटा सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया। विद्रोह के जैसे यहाँ पे भाई प्रमुख केंद्र थे और प्रमुख केंद्र के बाद उनके नेतृत्व करता, और इसी तरीके से अंग्रेजों ने जैसे ही विद्रोह को दबाया तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कमांडर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में हडसन और जॉन निकोलसन ने दमनकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हडसन यहाँ पर दमन करते हुए मारा गया।
कानपुर की बात करें तो कानपुर में कोलिन कैंपबेल दमनकर्ता के रूप में कमांडर थे। लखनऊ की बात करें, जेम्स आउट्रम और हैवलॉक थे। झांसी और ग्वालियर में सर ह्यूरोज सर ह्यूरोजी टिप्पणी करते हैं ना इस पर, झांसी की रानी पर। यहाँ सिर्फ वो भारतीयों में सिर्फ वो अकेली मर थी। इस तरीके से जगदीशपुर की बात करें तो जगदीशपुर में विलियम टेलर ने दमन किया। बरेली में कोलिन कैंपबेल ने दमन किया। और इलाहाबाद में जनरल नील ने दमन कर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हो गया विद्रोह का दमन। आगे बात करते हैं विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे। भाई तो विद्रोह में सभी वर्गों का शामिल न होना, यानी इसमें हम बात करें तो बड़े जैसे बड़े जमींदार हो गए या तालुकदार हो गए, इन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया। बात करें आगे मराठा सरदार हुए। कौन कौन, जैसे सिंधिया, होलकर। सिख सरदारों की बात करें, ये इसमें शामिल नहीं हुए विद्रोह में। दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत पूरी तरह अप्रभावित रहा। एक संगठित और एक बद्ध विचारधारा का इनके अंदर, ना कोई इनका राजनीतिक संगठन था, ना ही कोई एक विचारधारा थी, और ना ही इनके बीच में आपस में एकता का भाव था। आगे बात करें निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना। निश्चित समय की प्रतीक्षा का मतलब भाई क्रांति का जो समय था वो 31 मई 1857 निर्धारित था, लेकिन विद्रोह 10 मई को ही भड़क गया। और इसके बीच में जो भी पुलिस के जवान थे उनसे या आर्मी में उनसे हथियार छीन लिए गए इस बीच में, और भारतीय कमजोर हो गए। दूसरा कि हाँ, उन्होंने तीर भाला और गुलेलों से काम चलाया। देसी राजाओं का देशद्रोही रुख, इसमें बात करें हम, हो गया पटियाला, नाभा, जिंद, अफगानिस्तान। बात करें नेपाल, ये पटियाला, नाभा, जिंद और अफगानिस्तान, नेपाल के जो भी राजा थे इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे उन्हीं का साथ दिया और विद्रोह को दबाने में सहयोग दिया। सांप्रदायिकता का खेल की हम बात करें, अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम भी करने की कोशिश की, लेकिन हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। लेकिन फिर भी बात करें पंजाब की, तो पंजाब में अंग्रेजों ने गलत फरमान जारी करवाया कि यदि फिर से मुगल बादशाह शाहजहाँ पर गद्दी पर बैठता है तो मुस्लिमों को काट काट कर फेंक दिया जाएगा। तो ये भी एक सांप्रदायिक का खेल अंग्रेजों ने खेलने की कोशिश की। संपूर्ण देश में प्रसारित न होना, वही सीधी सी बात है, दक्षिण भारत उससे पूरी तरह अप्रभावित रहा। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का एरिया माने वो भी उत्तर, बस मेन मुख्यतः जो केंद्र थे वो यूपी, एमपी और ये छोटे छोटे, जैसे नीचे की बात करें कर्नाटक में छोटे केंद्र पैदा, हैदराबाद में, ये ऊपर हरियाणा में। तो शस्त्रास्त्रों का अभाव, भाई 31 मई से 10 मई के बीच होने के बावजूद इनके हथियार, जो भी पुलिस में भर्ती नौजवान थे उनके हथियार छीन लिए गए। इन्होंने अपने वही गुलेल भाला से काम चलाया और इनके पास कोई भी सशस्त्र नहीं थे। सहायक संसाधनों का अभाव, भाई रेल, उनके अंग्रेजों की बात करें तो रेलवे, डाक सेवा, ये सारे उन्हीं के कंट्रोल में थे, और इनके पास एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधन नहीं थे, इसलिए इनके पास संसाधनों का भी अभाव। बात करें सैनिक संख्या का अंतर, भाई लगभग 96,000 संख्या थी अंग्रेजों के पास में, और वहीं देसी रियासतों में भी इन्होंने अपनी सैन्य सहायक संधि के तहत सैन्य टुकड़ी बैठा रखी थी। दूसरा, देसी रियासतों की अपनी सेना जो भी होती थी वो किसानों को दबाने के लिए होती थी, और वो भी साधारण सेना, उनके पास कोई हथियार नहीं होता था। और दूसरी तरफ अंग्रेज एक ट्रेंड प्रशिक्षित सैनिक थे। ये हो गए विद्रोह के असफलता के कारण। आगे हम बात करते हैं विद्रोह का स्वरूप क्या था। तो भाई जो विद्रोह के स्वरूप था, इतिहासकार एक मत नहीं है और इस मामले में अपने भिन्न भिन्न राय रखते हैं। जैसे यहाँ से कभी कभी यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है
और हो सकता है आने वाले समय में भी किसी और एग्जाम में ये यूपीएससी में ही पूछ ले। तो विद्रोह के स्वरूप को अलग अलग तरीके से अलग अलग इतिहासकारों ने बताया। क्या कुछ बोलते हैं कि सैनिक विद्रोह था। कौन कौन बोलते हैं? जैसे जॉन लॉरेंस हो गए, ट्रेविलियन हो गए, सीले हो गए, सैयद अहमद खां और दुर्गादास, ये दोनों भारतीय हैं जो बोल रहे हैं कि 1857 का विद्रोह और कुछ नहीं है, सिर्फ सैनिक विद्रोह था। दूसरा, कुछ बोलते हैं राष्ट्रीय विद्रोह था, जैसे अशोक मेहता हो गए, एस एन सैन हो गए, डिजरोली हो गए। स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो वीडी सावरकर बोलते हैं कि हाँ ये स्वतंत्रता संग्राम था। कुछ लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम षड्यंत्री था, जेम्स आउटरम और विलियम टेलर के कहते हैं। बात करें बर्बरता और सभ्यता का संघर्ष था, किसने कहा? टी आर होम्स ने कहा है। बात करें ईसाई धर्म के खिलाफ विद्रोह तो ये एल आर रीज ने कहा है। कि सैनिक कृषक गठजोड़, क्योंकि भाई किसान भी उसमें शामिल हो गए, तो ये पीसी जोशी ने कहा है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आर सी मुजुमदार ने कहा। अब बात करते हैं 1857 के विद्रोह का परिणाम क्या था। बात करते हैं पहला, सैनिक नीतियों में इन्होंने परिवर्तन किया। अब यहाँ पे यूरोपीय जवानों की संख्या बढ़ा दी गई। वही बंगाल की सेना में 2 भारतीयों पर 1 यूरोपीय सिपाही की नियुक्ति की गई। वहीं मुंबई और मद्रास की सेना में 5 भारतीयों पर 2 यूरोपीय सिपाही की नियुक्ति की गई। ये चेंज किया। आगे बात करें, जो शस्त्रागार हो गए तोप खाने में, अभी इनमें केवल यूरोपीय हाथों में सौंपा गया और भारतीयों को इनसे दूर कर दिया गया। क्या आगे कोई ऐसी दूसरी घटना ना घटे। सेना में भी फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। क्या भाई जाति और समुदाय और क्षेत्र के आधार पर रेजिमेंटों का की स्थापना की, जैसे सिख रेजिमेंट हो गई, गोरखा रेजिमेंट हो गई, इस तरह से। अवध में महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था, तो यहाँ पर जो सैनिक भर्ती होती थी या ये दूसरी भर्ती होती थी, तो अवध में पूरी तरह से पूर्ण रूप से भर्तियों पर रोक लगा दी गई। ये थे सैनिक नीतियों में परिवर्तन। अब हम बात करते हैं आर्थिक नीतियों में परिवर्तन। तो आर्थिक नीतियों में यहाँ से 60 के बाद में वित्तीय निवेश का प्रारंभ होता है और यहाँ पे अंग्रेज निवेश करने लगते हैं। आगे बात करें प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को हटा दिया गया और इसकी जगह भारत सचिव और इसकी परिषद 1+15 का गठन किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 स्थायी सदस्यों की वृद्धि की गई। प्रांतों के गवर्नर और परिषद का निर्माण किया गया। वित्तीय विकेंद्रीकरण में मे और रिपन, जो वित्तीय विकेंद्रीकरण था, मे और रिपन के काल में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई। अन्य परिवर्तनों की बात करें तो भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। आगे ब्रिटिश शासन ने भारत के लोगों को सामाजिक कृत्य जैसे सती प्रथा हो गया, तो ऐसी प्रथा, धार्मिक प्रथाओं को सम्मान देने का निर्णय किया। अभी तक ये सम्मान नहीं देते थे और उनको सुधार बोलते थे कि हाँ हम इनको सुधार के ही रहेंगे, कि ये सारी चीजें प्रथाएं गलत। अंग्रेजों ने भूपति हो, जमींदार हो, राजकुमारों को संरक्षण की नीति अपनाई ताकि अपनी स्थिति को अधिक मजबूत बना सके। भूमि के लिए निर्धारित लगान और समय की गारंटी के लिए एक नवीन कृषि नीति भी इन्होंने प्रस्तुत की। आगे बात करें तो पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा संस्कृति को बढ़ावा, ताकि भारत अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाए। ये हो गया आपका 1857 की क्रांति पूर्ण। अब अगली जो वीडियो बनेगी इस पे हम टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ कि आपको जल्दी से जल्दी ये वीडियो मिल जाए। थैंक यू।